हेलो फ्यूचर नेट एंड JRF अचीवर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया एंड वेलकम बैक टू आवर 40 डेज फाउंडेशन मैराथन सीरीज फॉर UGC नेट कॉमर्स 2026। स्टूडेंट्स, आज ये जो हमारी सीरीज़ है, आज इसका पेपर 1 का डे 3 है और अगर आपने पिछले 2 दिनों से सीरियसली हमारी इस सीरीज़ को फॉलो किया है दैन ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी हज़ारों एस्पिरेंट से आगे चल रही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेट की तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आपको सही डायरेक्शन, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और डेली कंसिस्टेंसी के साथ ही पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आपके लिए एक गेम चेंजर प्रूफ होता है। और इसी पर्पस के साथ हम आपके लिए ये मैराथन सीरीज़ लेकर आए हैं, जिससे 40 डेज़ में आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि आपको एग्जाम हॉल में अपना कॉन्फिडेंस खुद शो हो जाए। तो क्लास को पूरा फोकस के साथ देखिएगा, नोटबुक रेडी रखिएगा और बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आपका स्कोर बूस्ट कर सकता है। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप सच में 2026 में अपना रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आज से अपने आप से एक प्रॉमिस कर लीजिए, नो एक्सक्यूज, ओनली कंसिस्टेंसी एंड ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज। So everyone, get ready for day 3. Let's begin the session and get one more step closer to your dreams NET JRF with our first question. तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास फिर से आ जाता है एक आपका DI का क्वेश्चन। स्टूडेंट, आपको एग्जाम में एक ना एक DI का क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें DI का जो ग्राफ दिया होता है, ये टेबुलर फॉर्मेट दिए होते हैं, सबसे पहले तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होता है। ठीक है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर आपको एक टेबल दी है और उस टेबल को फॉलो करते हुए आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट्स द डिटेल अबाउट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स एंड द नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन 6 डिफरेंट सिटीज। यहाँ पर आपको क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ टीचर्स दी हैं और साथ साथ आपको नंबर ऑफ मेल टीचर्स दिए हैं। देयर इज अ टोटल 4500 टीचर्स इन ऑल द 6 सिटीज टुगेदर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बोला गया है कि टोटल टीचर्स है आपके 4500, जिनमें उनका अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट सिटीज, वो यहाँ पर आपको परसेंटेज वे में दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से ही आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मेल टीचर्स दिए हैं। तो चलिए अब इसी इंफॉर्मेशन के साथ अब हम अपना नया क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स। यहाँ पर आपको रेशो बताना है नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन सिटी C टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन सिटी B। तो सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट, सिटी C में जो आपके मेल टीचर्स हैं वो कितने हैं, 600। ठीक है, और सिटी B में हमें यहाँ पर बताना है आपकी फीमेल टीचर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो हमें सबसे पहले दिया है उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है, दैट इज 600 डिवाइड बाय टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन सिटी B। तो फीमेल टीचर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कंप्लीट टोटल टीचर्स ले लेंगे, उसमें से आप क्या करेंगे, सिटी B की परसेंटेज निकालेंगे। सिटी B की परसेंटेज है 16%। ये आपके टोटल टीचर्स आ गए। अब अगर इसमें से हम मेल टीचर्स को हटा दें तो फीमेल बच जाएंगी। तो मेल टीचर्स कितनी हैं, 400। तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, ये आपकी टोटल फीमेल टीचर्स आ जाएंगी। तो निकाल लीजिए, 600 डिवाइड बाय 2 0 से 2 zeros कट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, 45 की मल्टीप्लाई करनी है इन 16। स्टूडेंट्स, वैसे तो देखिए मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए खुद ही, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मल्टीप्लाई करने की। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो यूनिट वैल्यूज होती है इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 5 जा 30, कैरी 3। उसके बाद क्या करना है, ये जो मिडिल वैल्यूज हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 6 4 जा 24 एंड 5 1 जा 5। तो टोटल कितना आ जाता है आपका यहाँ पे, 5 + 4 9, 9 + 3 2, carry 1, that is 32, carry 3, 4 1 जा 4, 4 + 3 7, यानी कि आपका टोटल आता है 720। तो इट्स 720 माइनस 400, वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाय 320। सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट,
और यहाँ से इसको कट करेंगे तो इट्स 30 and 16 and it's 15 8. ठीक है, 2 से हमने कट कर लिया, तो योर रेशियो विल बी 15:8, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट, द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन सिटी डी। सिटी डी में जो आपकी फीमेल टीचर्स हैं, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन सिटी ए, उनका हमें प्रोपोर्शन निकालना है, परसेंटेज निकालना है टू द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन सिटी ए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फीमेल टीचर्स के लिए निकालना है, यानी कि आपका कितना है 4500 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस हम इसमें से कर देंगे, फीमेल निकालनी है, दैट मीन्स मेल को माइनस कर देंगे, डिवाइड किया जाएगा जो आपके टोटल टीचर्स हैं इन सिटी ए, अब परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें करना ही है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 zeros से 2 zeros कट, 2 zeros से 2 zeros कट। अब सिंपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर आपकी दो चीज़ों की मल्टीप्लाई होगी, 45 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड 45 मल्टीप्लाइड बाय 14। ठीक है, कर दीजिए दोनों की मल्टीप्लाई, सेम वही वाला पैटर्न यूज करना है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22 एंड 5 1 जा 5, वैल्यू इज 27, कैरी हो गया आपका 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 8, यहाँ पर आ गया 875। अब इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 4 जा 16 एंड 5 1 जा 5, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 2 13, दैट इज 23, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, तो वैल्यू आ गई आपकी 630। अब इसको पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 875 माइनस 100 डिवाइड बाय 630 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 वैल्यू कट हो गई, यहाँ पर आया आपका 775 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिंपल इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। 63 7750 कर दीजिए इसको डिवाइड। एक मिनट, शायद स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। It's 675, वैल्यू यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 675 आई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 575। ठीक है, 575 को जब हम यहाँ पर करेंगे तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 63 की आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक अलग से टेबल निकाल लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि अराउंड ये 9 तक जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 5 6 7, ठीक है, जा रहा है, कर लीजिए। 5 6 7, 15 माइनस 7 इट्स 8 0। ठीक है, 63 1 जा अराउंड जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 91 प्लेस आ चुका है, उसके बाद डेसिमल में जाएगी वैल्यू। 75 नहीं है, 81 नहीं है, 95 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू क्या है 91 है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक नहीं जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन तक करना है। जो आपका सॉल्यूशन आ रहा है टिक कर दीजिए। ठीक है, टू द नियरेस्ट भी आ रहा है तो कर लीजिए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स 95 ना होकर यहाँ पर अगर 65 होता तो सिर्फ अगर हमने 9 तक भी कैलकुलेट कर लिया ना तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, सीधा 91 हो जाती। हमने आगे इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि हमारा यहाँ पर हमें यूनिट वैल्यू भी चाहिए थी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर्स इन सिटी एफ। यहाँ पर हमारे सिटी एफ में जो मेल टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स इन सिटी सी, यहाँ पर फीमेल टीचर्स इन सिटी सी एंड फीमेल टीचर्स इन सिटी बी, साथ साथ यहाँ पर भी जो हमारे फीमेल टीचर्स है टुगेदर,
इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको हमें कंबाइन करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं स्टूडेंट, हमारे सिटी एफ में कितने मेल मेंबर्स हैं, इट्स 100 प्लस सिटी सी में हमारी फीमेल टीचर्स कितनी हैं। सिटी सी की बात करें तो हम निकाल लेंगे 4500 मल्टीप्लाइड बाय 28 डिवाइड बाय 100 प्लस। अब हमें यहाँ पे बात करनी है स्टूडेंट सिटी बी में कितनी फीमेल टीचर्स हैं। स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें तो सिटी बी का हमने अभी कैलकुलेट किया है कि सिटी बी में, ये सिटी बी में हमारी टोटल फीमेल टीचर्स कितनी हैं, ये आई थी हमारी, दैट इज 320 आई थी। तो यहाँ पर हम सीधा क्या करेंगे, 320 लिख लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, बार बार वही कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं उसी को ले लीजिए, ठीक है। टाइम हमें यहाँ पर सेव करना है और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट। अब हमें यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 45 बाय 28, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 एंड 5 2 जा 10, 6 46 कैरी 4, 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12। वैल्यू आ गई है आपकी 1260। अब इसमें से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें मेल अपने टीचर्स माइनस करने हैं, दैट इज 600 प्लस 320, ठीक है, कर लीजिए। अब इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस प्लस वाली आइटम को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारी यूनिट वैल्यूज हैं 0 0 0 0 0, फिर टेंस वैल्यू 0 6 एंड 2 दैट इज 8। अब हमें 100 वाली वैल्यू पर चलना है, 1 2 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट आता है 1 आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी 600 वैल्यू, तो इसमें से हमने यहाँ पे माइनस किया तो दैट इज 1080। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका, इन विच सिटी इज द नंबर ऑफ मेल टीचर्स। यहाँ पे हमें सबसे पहले बताना है कि जो हमारे मेल टीचर्स हैं मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स, ठीक है। अब हमें यहाँ पे मेल टीचर्स और फीमेल टीचर्स में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबको नहीं लेके बैठना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो लेना है जो हमारे ऑप्शंस में गिवन है। ऑप्शन में सबसे पहले क्या गिवन है, बी, उसके बाद डी, ई एंड एफ। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 सिटीज के बारे में बताएं, हम सिर्फ 4 को ही लेंगे। यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो गया, ए एलिमिनेट हो गया और सी एलिमिनेट हो गया। हम क्यों इनको कैलकुलेट करें, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें यहाँ पर टाइम बचा कर चलना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें बी सिटी में कंपैरिजन करना है मेल और फीमेल के बारे में। अब हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, मेल और फीमेल के बीच में हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 320 हमने पहले कैलकुलेट कर ली था। बी में हमारा क्या है, फीमेल हो गई 320 और मेल हैं आपके फीमेल, उसमें हो गए 400, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे सिटी डी में, कर लीजिए 4500 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस कर देंगे हम यहाँ से 100, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये आपकी फीमेल्स आ जाएंगे। 2 0 से 2 0 कट कर लीजिए, 45 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, 27 2 कैरी 675। इसमें से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो वैल्यू वी गेट 575, ठीक है, और मेल है आपके 100। नेक्स्ट अब हम ई पर चलते हैं। ई में आपका कितना है, 21%। 4500 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 100 माइनस यहाँ पे आपकी फीमेल है 500। 2 0 से 2 0 कट मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 बाय 21, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, दैट इज 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, यानी कि 945 माइनस 500 दैट इज 445। इसको हम कंपेयर करेंगे विद 500। नेक्स्ट आता है एफ सिटी का। एफ में आपके कितने हैं 6%, दैट इज 4500 मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 100 माइनस कर देंगे 100, तो वैल्यू इज 2 0 से 2 0 कट। यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 33 270 माइनस 100 दैट इज
170 विद 100। अब हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। ये हमारी क्या है, फीमेल है और यहाँ पर हमारे मेल है। तो हमें ये बताना है कि कितनी ऐसी सिटीज हैं जिसमें हमारे मेल ज़्यादा प्रपोर्शन रख रहे हैं। बी में बिल्कुल मेल ज़्यादा है, डी में नहीं, मेल कम है फीमेल ज़्यादा है, ई में मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, एफ फीमेल ज़्यादा है मेल कम है, नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई, दैट इज सी, बोथ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन सिटी ई, यानी कि सिटी ई में आपके टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, एंड द नंबर ऑफ टीचर्स, फीमेल टीचर्स इन सिटी एफ। ठीक है, हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपेयर करना है। अब स्टूडेंट ये देखिए कि लास्ट में हमने दोनों कैलकुलेट किए थे। सिटी ई में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो कितने आए थे, 945 माइनस सिटी एफ में आपकी कितनी फीमेल्स हैं, 170, निकाल लीजिए। 14 माइनस 7, 7, 8 माइनस 1, 7, तो आंसर क्या आ गया आपका 775। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो DI किया है हमने वो समझ में आया होगा। स्टूडेंट आपको फोकस किस चीज़ पे करना है, कैलकुलेशन को रिपीटेड फॉर्मेट में नहीं करना है। जो कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, और ऐसा भी नहीं करना है कि पहले कैलकुलेट करके रख लो, नहीं, जो आप कैलकुलेशन करते जा रहे हैं बस आपको क्या करना है, अपने DI में उसको मेंशन कर लेना है। जैसे आपने फीमेल यहाँ पे आपको एक दे रखा है, तो यहाँ पर फीमेल्स भी निकाल लीजिए। ठीक है, मेल अब यहाँ पे आपके टोटल टीचर्स हैं, टोटल टीचर्स यहाँ पर लिखते जाइए, उसी के लिखने हैं जो आपको यहाँ पर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सबके नहीं लिखने हैं, जिस जिसके कैलकुलेट कर चुके हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और साथ साथ फीमेल लिखते जाइए। इससे क्या होगा, आपको ना तो बार बार कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी और ना ही एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कहता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक लिस्ट ए दी है और एक लिस्ट बी दी है, इन दोनों में आपको मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले तो बताइए स्टूडेंट, क्या आपको एजुकेशन पॉलिसी याद है कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? ये आई थी हमारी 2020 में, याद है ये वाली चीज? बिल्कुल। तो ए के साथ 4 है, तो यानी कि हमारा ये तो सारे ऑप्शंस हो गए। ठीक है, ये तो नहीं चल रहा है। उसके बाद हमें देखना है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया था। याद है स्टूडेंट्स आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब आई थी? इट्स 1986, पढ़ा था ना लास्ट हमारी, उसमें एक ये वाला आया भी था क्वेश्चन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी आपकी 1986 में, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, बी का 2 आ रहा है, तो बी का 3 आपका या तो ये हो सकता है या फिर ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आपके यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। लास्ट ही क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि NKC क्या काम करता है और ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 2009 में। तो इसी के साथ हमारा C का सेकंड हो जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और लास्ट जो आपका है लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट टू द नेशनल एडवाइजरी कमेटी, ये हमारा कब आया है? 1993 में। ठीक है स्टूडेंट, जरूरी नहीं है आपके लिए कि आपको सभी के सभी ईयर्स याद हो। ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। जो आपको पता है उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पर एलिमिनेट करना है। कौन कौन से ऑप्शंस आपको लगते हैं कि गलत हैं, उनको एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, फिर जो ऑप्शन आपको लास्ट में आपका सही निकल के आते हैं, जो लास्ट ऑप्शन बचता है वही आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो जब ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पर बात की जा रही है असर्शन और रीजन की। तो स्टूडेंट्स, असर्शन आपकी क्या कहती है? देयर आर सर्टेन साइकोलॉजिकल कंडीशंस अंडर विच इन्फ्लुएंस टेक प्लेस। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, इन्फ्लुएंस इंसान कब होता है? जब दिमाग की कुछ स्पेशल कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि जब आपकी दिमाग की कोई एक प्रेजेंट सिचुएशन में जब आपकी दिमाग किसी एक स्पेशल कंडीशन पे आके अटक जाता है, तो उसी बात से तो आप क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कि किसी से प्रभावित होना। कोई आपके सामने कोई बात कर रहा है, उससे आप प्रभावित हो गए, तो बिल्कुल सही बात है। इन्फ्लुएंस हम कब होते हैं? जब हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन किसी भी चीज़ पे आके अटक जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन होता है।
रीजन की बात करें तो एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव नॉलेज एंड विल टू इन्फर इट्स प्रेजेंस और एब्सेंस आर परक्विजिट्स ऑफ इन्फ्लुएंस टू बी ड्रॉन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब स्टूडेंट, एक बात बताइए, अगर आपको किसी भी बात की सही जानकारी नहीं है, आपको पूरी बात के बारे में नहीं पता है, वो कहता है ना चलती गाड़ी में चढ़ गई, ठीक है। अगर आपने कोई बात को ऐसे ही रैंडमली सुना और आपको पूरी बात नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुई है और आपने सीधा कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है, कंक्लूजन निकाल के व्यक्ति अच्छा नहीं है, अरे हुआ क्या, क्या कारण था, क्या नहीं था, आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपनी उसकी आधी अधूरी बात सुन के अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लिया। तो क्या आप वहाँ पर सही तरीके से इन्फ्लुएंस हुए हैं? नहीं, वहाँ पर आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव नॉलेज है तो उससे आप क्या करते हैं, अपने इन्फ्लुएंस को सही तरीके से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, यहाँ पर असर्शन भी आपका सही है, रीजन भी सही है, और साथ साथ जो आपका रीजन है वो आपके असर्शन को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, अमन एड्स अ वीडियो फाइल टू हिज सोशल नेटवर्किंग पेज। यहाँ पर एक अमन है जिन्होंने अपनी वीडियो फाइल सोशल नेटवर्किंग पेज पर अपलोड की है। विच वन ऑफ दीज डिस्क्राइब अ वीडियो दैट हैज बीन वॉच्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हर बच्चे को पता होता है कि अगर कोई वीडियो हमने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड किया और वो थोड़े समय में अगर ज़्यादा लोगों के द्वारा वॉच की गई है तो उसको हम क्या कहते हैं, वीडियो वायरल हो गई है। तो वायरल विद द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, कविताज एज इज। स्टूडेंट एज का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, ध्यान से समझिएगा। बस इसमें फोकस क्या होता है कि अगर आपने सही इक्वेशन बना ली है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपकी इक्वेशन थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई है तो थोड़ी सी गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। कविताज एज इज 8 years more than thrice the sum of the age of her 2 grandson which are twins। यहाँ पे बात की क्या की गई है कि वहाँ पे उनके 2 ग्रैंडसन हैं जो कि ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब क्या है कि दोनों की एज इक्वल होगी। इसका मतलब क्या है कि कहीं पर भी अगर हम सन लिख रहे हैं तो उसको हम डबल करके लिखेंगे, ठीक है। s है तो 2s लिखेंगे, x ले रहे हो तो 2x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात की जा रही है स्टूडेंट कविता की, तो जो जो उन्होंने बोला है हम उसको एज इट इज लिखते जाते हैं। कविताज एज इज 8 years more than the thrice the sum of ages of her 2 grandson। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 8 + 6s, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। जो जो उन्होंने बोला हम उसको लिखते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 9 years later, यानी कि 9 साल के बाद। अब कविता भी अपनी एज से 9 साल आगे हो गई है। कविताज एज विल बी 1 year more than 2 times the sum of, सम का मतलब क्या है कि वो भी डबल हो जाएगा, of her 2 grandsons। अब 2 grandsons है तो एक बात बताइए स्टूडेंट, जब कविता की एज 9 साल बढ़ी है तो क्या उसके ग्रैंडसन की एज 9 साल से नहीं बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी नई इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। k + 9 = 1 प्लस, पहले इसको अंदर से सॉल्व कर लीजिए, 2s + 18। अब स्टूडेंट जो यहाँ पर k है, क्या हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल, k की प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। 6s + 9 = 1 प्लस 2 × 2 = 4s + 36। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 6s - 4s = जो वेरिएबल्स है वो एक साइड चले जाएंगे। 1 + 36 - 9 - 8, ठीक है। वैल्यू आ गई है 2s = 37 - 7, दैट इज 2s = 20, और सन की एज आ जाएगी 10। यानी कि आज सन की एज कितनी है? 10 years है। और साथ साथ कविता की एज कितनी हो जाएगी? इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं।
8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 8 प्लस 60 68। ये कविता की प्रेजेंट एज आ गई है और ये सन्स की ग्रैंड सन्स की प्रेजेंट एज आ गई है। आगे उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वाज द एज ऑफ कविता व्हेन हर ग्रैंडसन्स वर बोर्न। जब उनके ग्रैंडसन पैदा हुए थे तब कविता की एज क्या रही होगी। अब एक बार बताइए, जब हमारे सन पैदा हुए होंगे तो उनकी एज क्या होगी, 0। अभी उनकी एज है 10, तो हमारी कविता की तब एज कितनी रही होगी, 58। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 10 साल पहले उनकी एज कितनी होगी, 58 ईयर्स। आई होप स्टूडेंट्स ये वाली चीज आपको क्लियर हुई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बात की जा रही है द रिफॉर्म इनिशिएटेड अंडर द राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। स्टूडेंट, ये हमारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक स्कीम आई थी। उसका मुख्य उद्देश्य, उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटिव क्या था, वो हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहला है पुश फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है, हर एक स्टेट इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने यहाँ पर फोकस किया था, उनको पुश किया था कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी को, अपनी जवाबदेही को और स्ट्रॉन्ग बनाइए और साथ साथ ऑटोनॉमी, अपनी ऑटोनॉमी को, जो अपनी आपकी डिसीजन टेकिंग पावर है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल स्टूडेंट, जब तक आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा, आपका राष्ट्रीय उच्चतर अभियान, बेसिक बात है, उच्चतर अभियान का मतलब क्या है, अपनी एजुकेशन सिस्टम को उच्च तक पहुंचाना, यानी कि ऊंचे लेवल तक पहुंचाना। अब ऊंचे तक पहुंचाएंगे तभी तो आप इंप्रूव करेंगे, जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक कैसे आप ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन टू कर्ब कमर्शियलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। नहीं, इस चीज पर यहाँ पर फोकस नहीं किया गया था, हालांकि किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है इंक्रीज इन GER अप टू 50%। स्टूडेंट, यहाँ पर फोकस तो था GER को इंक्रीज करने का, लेकिन उसका कोई मेन टारगेट नहीं था कि 50% तक ही हमें बढ़ाना है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट मॉनिटरिंग एंड कॉन्टिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म। आपका एफिशिएंट मॉनिटरिंग करने का तो था, लेकिन आप बार बार कॉन्टिन्यूस वे में फीडबैक लेते रहे, ये आपका कोई मोटिव नहीं था, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन A एंड B विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये आ गई है स्टूडेंट्स आपके पास नंबर सीरीज। ठीक है, आपको नंबर सीरीज एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, तो आपको थोड़ा सा इस चीज पे फोकस करना है। 0.25, 2.25, 6.25 एंड 12.25। अब हमें यहाँ पर एक नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है वो बताना है। सबसे पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं, कितना आ रहा है, 2, 4, 6, क्या चल रहा है, 2, 4, 6, यानी कि 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में 18 को 8 को ऐड कर दीजिए, 20.25 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन D। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आई डोंट नो ये आपकी स्लाइड्स क्यों यहाँ पे मिसप्लेस हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें, अभी हमने यहाँ पर मैच द कॉलम में जब हमने लिस्ट को मैच किया था, वहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी कब इम्प्लीमेंट हुई थी, 2020 में। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रेगुलेटरी काउंसिल विल बी द सिंगल पॉइंट रेगुलेटर फॉर ऑल डिसिप्लिन्स। सभी डिसिप्लिन्स में आया था, सिर्फ किस में नहीं हमारा ये डील करता है, दैट इज मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। ठीक है, ये हमारा टीचिंग एजुकेशन में भी वैल्यू करता है, एग्रीकल्चर में भी करता है, मैनेजमेंट में भी करता है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा लीगल में और हमारा मेडिकल फील्ड में ये वर्क नहीं करता है, वहाँ पर अभी तक इन्होंने अपनी स्कीम्स को नहीं पहुँचाया है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन 4th to 1st जनरेशन। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4th से लेके 1st जनरेशन पर आपको लगाना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि सबसे बाद में आपके पास क्या आया। ठीक है,
तो सबसे लास्ट आपका जो अपडेशन था वो क्या था, माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि ऑप्शन ए आपका सबसे पहला होना चाहिए, तो या तो 3 या फिर 2, यानी कि 1 और 4 तो आपका कट हो गया है। उसके बाद क्या आया, माइक्रो प्रोसेसर के तुरंत पहले आपके पास था आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि सी दोनों में सी है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद आपके पास तुरंत क्या आया था, ट्रांजिस्टर्स। उससे तुरंत पहले आपके पास क्या था, ट्रांजिस्टर्स आए थे। ठीक है, और ट्रांजिस्टर से बिल्कुल पहले वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि सबसे पहले आपके पास वैक्यूम ट्यूब था, उसके बाद ट्रांजिस्टर था, उसके बाद आया आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट और लास्ट आपके पास था माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से आपके पास आ गया है स्टूडेंट एक असर्शन और एक रीजन। असर्शन और रीजन तो आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है आपकी अ प्रॉपर नेम हैज ओनली डेनोटेशन बट नो कोनोटेशन। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेनोटेशन क्या होता है और कोनोटेशन क्या होता है। डेनोटेशन का मतलब होता है इट मीन्स द एक्चुअल पर्सन, ऑब्जेक्ट और थिंग टू विच अ सिंगल वर्ड रेफर्स। जैसे हम यहाँ पे कह दें कि अगर किसी भी एक प्रॉपर पर्सन को डिफाइन करने के लिए हमने वहाँ पे कोई एक नाम रख दिया है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर हमने उस व्यक्ति का नाम रख दिया है कि हम इस व्यक्ति को, एक्चुअल पर्सन को हम इस वर्ड से रेफर करेंगे। ठीक है, वो हो जाता है हमारा डेनोटेशन। और कोनोटेशन क्या हो जाता है, जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम उसको कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है कोनोटेशन। तो एक प्रॉपर नेम जो होता है हैज़ ओनली डेनोटेशन बट नो कोनोटेशन, बिल्कुल सही बात है। हमारा क्या होता है यहाँ पर, प्रॉपर नेम में डेनोटेशन तो आता है लेकिन कोनोटेशन नहीं आता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें डेनोटेशन की, तो हमने वहाँ पर क्या बोल दिया है, ही इज एन आयरन मैन। आयरन मैन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्या बोलते हैं, आयरन मैन बोलते हैं। तो हमने उनको डेनोटेशन दे दिया है। अब कोनोटेशन क्या है, अब उनकी जो क्वालिटीज़ हैं हम उसको उनके प्रॉपर नाम में थोड़ी ना डालेंगे, उनके नाम में उनकी क्वालिटीज थोड़ी ना आएगी, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नेम में सिर्फ और सिर्फ डेनोटेशन आता है, कोनोटेशन नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आता है इंटेंशन रेफर्स टू सेट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एक्सटेंशन रेफर्स टू द सेट ऑफ सब्सटेंसेस। बिल्कुल सही बात है। इंटेंशन की बेसिस पे हम अपने एडजेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं और एक्सटेंशन के बेसिस पे हम अपने सेट ऑफ सब्सटेंसेस को देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट और साथ साथ आपका रीजन जो है वो असर्शन को डिफाइन भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है द प्रोसीजर ऑफ असाइनिंग नंबर्स टू वेरियस डिग्रीज ऑफ ओपिनियंस, एटीट्यूड एंड अदर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज। स्टूडेंट, जब भी हम किसी डिग्री ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड या फिर किसी भी अदर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उन चीज़ों को जब हम डिफाइन करते हैं वो प्रोसीजर हमारा कहलाता है स्केलिंग। ठीक है, किसी भी स्केलिंग पे आके हम किसी भी चीज़ को जब डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बताना है। यहाँ पर किस में बताना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला रखना है। तो हमें तो पता है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी किस में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। एंड वी कैन प्राउडली से दैट कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए और ऑप्शन बी के साथ ही यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, बाकी सब एलिमिनेट अपने आप हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, और कुछ तो देखना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी जनरल नॉलेज के लिए एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के बाद किस में आता है, राजस्थान में हमारी जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं। उसके बाद आती हैं आपके गुजरात में, देन मध्य प्रदेश और सबसे कम है कर्नाटका। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन और रेडी हो गए हैं कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज किस स्टेट में है, दैट इज उत्तर प्रदेश, और लीस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज किस में है, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम, यहाँ पर बताया गया है 1 mm लेयर ऑफ प्योर ओजोन गैस अराउंड अर्थ एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। स्टूडेंट, ये ओजोन क्या होता है, सपोज कीजिए ये आपका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये हमारी अर्थ हो गई, अर्थ के आसपास हमारा एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है। उस लेयरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी पूरी एक अराउंड
ओजोन लेयर होती है। वो ओजोन लेयर क्या करती है, जो हमारे सन से आने वाली यूवी रेज को, हमारी हार्मफुल यूवी रेज को हम तक पहुंचाने के बजाय क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस स्पेस में भेज देती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो रिक्वायर्ड हमें ज़रूरत होती है रेज की, वो ही हम तक आती हैं। जो हार्मफुल होती हैं वो वापस स्पेस में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर होता है, इसको जो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस यूनिट को बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। क्या बोलते हैं, डॉप्सन यूनिट। तो ये जो डॉप्सन यूनिट होती है स्टूडेंट, इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, दैट इज 0.01 mm लेयर इज इक्वल टू 1 डॉप्सन यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 0.01 mm, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1 mm लेयर आपकी कितने के इक्वल होगी। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे 0.01 है तो मुझे वो 1 तक कैलकुलेट करने के लिए, कि 1 तक पहुँचाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। तो इधर भी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 1 mm लेयर इज इक्वल्स टू 100 डी, दैट इज डॉप्सन यूनिट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो हमने आज हमारे पेपर 1 के डे 3 में आज हमने डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी 3 दिन की हमारी पेपर 1 की सीरीज आ चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि हम जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो आपके लिए वर्थफुल हो रही है, हेल्पफुल हो रही है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन आएगा कि हम और ज़्यादा आपके साथ मेहनत कर सकें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ आपको क्या करना है, एक बेल आइकन होता है छोटा सा नीचे, उसको प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास जो भी हमारी अपडेटेड वीडियो होंगी उसके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, please take care and do very good education with yourself and all the very best for your exam. Thank you.